हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स दिस बुक इज टी आर जैन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द चैप्टर एंड क्लास 11th इकोनॉमिक्स। सी इकोनॉमिक्स थोड़ा एक नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत आपने बेसिकली एसएसटी के नाम पे पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, बट दैट वाज वेरी इजी। दैट वाज नथिंग बट स्टोरी ऑफ व्हाट पालमपुर। आई थिंक एक ऐसा चैप्टर है, आई थिंक नाइन्थ नाइन्थ में, यस नाइन्थ में है वो, स्टोरी ऑफ पालमपुर। बट इकोनॉमिक्स जो आपने नाइन्थ और टेंथ में पढ़ी थी और जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे आप मोर मैथ पढ़ोगे। मैथ में एक आपको याद होगा क्लास 10th में एक चैप्टर था रिलेटेड टू दिस मीन मीडियन मोड। आई डोंट रिमेंबर, आई कॉन्ट रिकॉल द नेम, बट हाँ एक चैप्टर था जिसमें सिर्फ ये मीन मीडियन वगैरह सिखाया जाता था। सो उसी से रिलेटेड पूरा स्टार्ट्स होने वाला है आपका, ठीक है, जो आपने क्लास 10th में किया था। दिस इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, थोड़े से लास्ट के चैप्टर से थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बाकी इट्स ऑल ईजी। सी फर्स्ट चैप्टर दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सी हम जाने वाले, सबसे पहले तो हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो मैं आपको पहले, चलो अभी नहीं, अभी मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है हम ये जानने वाले हैं। सेकंड हम जानने वाले हैं ये जो इकोनॉमिक्स में जो स्टेटिस्टिक्स पार्ट है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम फर्दर स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, क्या स्कोप होते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी आगे आप वीडियो में आते आते आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो जो आपका अभी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज नथिंग बट गिव आपका, वेट अ सेकेंड, इफ आई कैन डू दिस, ओके, लेट मी जस्ट टेक अ मार्कर। भाई कहाँ है? ओके, देखो, सी जो आपका यहाँ तक का पार्ट है, दीज आर जस्ट डेफिनेशंस। वाओ, व्हाई इज इट सो थिन? कैन यू जस्ट एक्सक्यूज मी अ बिट? इज इट, डज इट? यस, ओके, दिस वर्क्स। तो जितना आपका मेजॉरिटी जो यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ आप डेफिनेशंस वगैरह के बारे में जानने वाले हो। रही बात लास्ट में कि इकोनॉमिक्स डेफिनेशन है, ये वैसे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें ज़्यादा अच्छे से दे रखी है, तो वहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ से पढ़ें। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द बेसिक थिंग्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अभी मैं थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन है आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक से ही करें, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक इशूज आउट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब कहोगे सर ये इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में आपने क्या बोला? सी व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी कर रहे हो? जितनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज है, आप उसको स्टडी कर रहे हो पूरे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब वो इकोनॉमिक, ये जो यू कैन से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये होती क्या है और ये आती क्यों है। मतलब सीधी सी बात है, इस प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है। इसके दो ओरिजिन है प्राइमरीली, ठीक है। फर्स्ट ओरिजिन है रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स। कहने के मतलब ये कि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है और पूरी दुनिया में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। कहने का मतलब है, देखो जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क इज़ अ मल्टी बिलियनर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा। बट फिर भी वो कुछ ना कुछ बिजनेसेस कर रहा है। फिर भी इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा ईगर है कि मैं कोई ट्रेड डील्स करूं कंट्रीज़ की, मैं अपनी और टेस्लास की कार्स बेच सकूं, मैं और कुछ सामान बेचूं और पैसे कमाऊं। क्या उस आदमी को क्या चाहिए? अगर वो कुछ भी ना करने लगे ना आदमी, उसके पास तब भी इतना पैसा है कि उसकी होता नहीं कि आगे की जनरेशन से बैठ के लग्जूरियस लाइफ जिएगी, बट फिर भी वो कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द प्राइमरी प्रॉब्लम। हमारे पास जितना पैसा है हम उसमें खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आपके पास एक लैम्बोर्गिनी, आप सोचोगे नहीं मुझे पांच और चाहिए, ठीक है। आपके पास पांच और आ गया, आप सोचोगे कि मेरे को इतनी सारी कार्स चाहिए जिनको मैं अपनी ड्रेस के हिसाब से मैच करके पहनूं, कि मेरी रेड टायर और रेड फरारी मैंने चलानी है। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्यों? हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है और कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास 10 रुपये का नोट है, हमें उस 10 रुपये के नोट्स में चॉकलेट भी खरीदना, चिप्स भी खरीदना, और ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि 10 रुपये के से तो सिर्फ आपको एक चीज़ मिल सकती है इन दोनों में से, अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा चीप चीज़ खरीदो तो। बट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब वही बात है, स्कार्स रिसोर्सेज आपके पास 10 रुपये है, या तो फिर आप उसके चिप्स खरीदोगे या तो फिर आप उसका चॉकलेट खरीदोगे। एक स्कार्स रिसोर्सेज है। अब दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करो। आपकी इतनी सारी इच्छाएं हैं, आपको क्यों पैसा चाहिए उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और वो इतनी ज़्यादा और जो पैसे वो बहुत कम है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स एंड दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ओके। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है एक ही, तो मैंने आपको बेसिक अभी डेफिनेशन बता दिया, बट मैं आपको अभी भी कहूँगा जो एक प्राइमरी डेफिनेशन है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में ही मिलेगी। वहाँ पे बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स के यून से जो डेफिनेशन है अच्छे से कवर कर रखा है उसमें, ठीक है। जो बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगती है वो यहाँ पे ये है, हु इज़ अ कंज्यूमर। वेट अ सेकेंड, हु इज़ अ कंज्यूमर? ये कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर एक ऐसा आदमी है
जो गुड्स को यूज़ करता है, जो सर्विसेज को यूज़ करता है। क्यों करता है? ताकि उसे सेटिस्फैक्शन मिल सके, ताकि वो संतुष्ट हो सके, ताकि उसे खुशी मिल सके। ठीक है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर एक आदमी है जो या तो फिर गुड्स को कंज्यूम करेगा, सर्विसेज कंज्यूम करेगा। आप कहोगे गुड्स को तो सर आपने कैसे कंज्यूम करोगे आप, इन द सेंस कि मान लो आपके पास एक लैम्बोर्गिनी, आप उसे चलाओगे, आप गुड को कंज्यूम करो। कंज्यूम का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, मतलब उसको यूज़ करना भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली एक मेटाफर की तरह यूज़ हो रहा है ये। ओके, नाउ व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज? ठीक है भाई, देखो खाने का मन कर रहा है, ठीक है, ब्लिंकिट कर लेता हूँ। और दैट इज कंजम्पशन ऑफ सर्विस। आप क्या कर रहे हो? जो जोमेटो की सर्विस है उसको कंज्यूम कर रहे हो, और आप कौन हुए? कस्टमर हुए। ओके, कंज्यूमर मेरे को, मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हु व्हाट इज कंजम्पशन? अभी कंजम्पशन चीज़ क्या होती है? ठीक है, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक प्रोसेस है। ठीक है, आपने फ़ोन उठाया, ज़ोमैटो पे ऑर्डर किया, उस आदमी ने ऑर्डर पहुंचाया आपके घर में और आपने वो ऑर्डर खाया, जो कि पूरा प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, आपने फरारी खरीदने के लिए, यू कैन से जो भी उनका डीलरशिप थी उसके पास गए, वहाँ पे आपने कागज़ वगैरह भरे, आपने साइन कर दिया और आपके पास गाड़ी आ गई। नाउ दिस प्रोसेस वाज नोन एज प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, कंज्यूम करने के प्रोसेस को कंजम्पशन कहा जाता है। चलो, बुक में क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू। अब कहोगे सर ये यूटिलिटी वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक सा वर्ड है। ये आप सुनोगे अगले पूरे चैप्टर्स में, यही सुनते रहोगे, यूटिलिटी यूटिलिटी। अब मैं बता दूँ यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी वैल्यू इज द इनहेरिट कैपेसिटी। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। एक आप बहुत ज़्यादा, आपको भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ठीक है, आपके सामने कोई पिज़्ज़ा रख देता है। ठीक है, जब फर्स्ट बाइट खाओगे ना उस पिज़्ज़ा का, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बोले यार मज़ा ही आ गया, इससे अच्छी तो मैंने चीज़ नहीं खाई। पहली बात, भूख इतनी लगी हुई थी और पिज़्ज़ा मिल गया साथ में। पिज़्ज़ा की फर्स्ट बाइट खाई और लाइक डैम, मज़ा ही आ गया। अब आपने सेकंड बाइट की, बहुत मज़ा आ गया। सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, पूरा पिज़्ज़ा खत्म कर लिया, मज़ा आ गया। ठीक है, बट जितना मज़ा आपको फर्स्ट बाइट खाने में आया होगा ना, उतना आपको लास्ट बाइट खाने में नहीं आएगा। कहने का क्या मतलब है? जब आपको भूख लगती है ना और आप फर्स्ट बाइट लेते हो, सबसे टेस्टी वही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशी उसी में मिलती है। वैसे ही आप पूरा पिज़्ज़ा खा लोगे, यू आर लाइक बहुत हो गया। अब आपके सामने ऐसा कर लिया कि एक और पिज़्ज़ा ला लिया, फुल लार्ज साइज़, ये वाला भी वो लार्ज साइज़ था, वो भी लार्ज साइज़ आ गया। ठीक है, अब आपके पास दूसरा लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा रख दिया आपके मुँह के सामने। आप उसको खाओगे, एक बाइट तो फिर भी एक पीस आप खा ही लोगे, चलो खा लिया मैंने। जैसे ही दूसरी पीस उठाओगे, वैसे ही आपको लगा भाई अब तो ऊपर आ रहा है। अब जो ये एक यूटिलिटी थी, जो एक खुशी मिल रही थी आपको पिज़्ज़ा खाने से, वो अब कम हो जाएगी। कम तो क्या, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी सेकंड पिज़्ज़ा का अगर एक और बाइट ले लिया मैंने, तो भाई अब सारा जितना खाया वो ऊपर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी वैल्यू। फर्स्ट बाइट में यूटिलिटी कितनी थी? बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जब सेकंड पिज़्ज़ा का फर्स्ट बाइट खाने लग गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर आ जाएगा, यूटिलिटी नेगेटिव है। ठीक है, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, अब तो परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कितना मज़ा आया एक बाइट खा के। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। यूटिलिटी इज़ द इनहेरिट कैपेसिटी। अगर कहीं बुक में लिखना हुआ डेफिनेशन पूछी गई, तो एक बहुत बढ़िया इंग्लिश वर्ड की तगड़ी सी डेफिनेशन, इट इज़ द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक इनहेरिट कैपेसिटी। पिज्ज़ा के पहले बाइट में जो खुशी है, दैट इज़ यूटिलिटी। ठीक है, ओके। अब यूटिलिटी वेरी करती है, मैंने एक और बार मैं आपको समझा रहा हूँ, यूटिलिटी वेरी करती है। पहला बाइट खाओगे पिज़्ज़ा का, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी। अब लास्ट बाइट खाओगे तो मज़ा थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज़ मतलब यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी उस सेम बाइट की। अब दूसरे पिज्ज़ा का बाइट खाने लग जाओगे, तब थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। जो यूटिलिटी है, जो मज़ा है, वो खत्म हो जाएगा। अब तो सज़ा आएगी, इन द सेंस यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल जाएगी। नाउ दिस इज यूटिलिटी। आपको पता नहीं है मैंने कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको अभी समझा दिए, जो आगे वाले चैप्टर्स में आने वाला है। ठीक है, अब कंजम्पशन भी मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, हु इज़ अ प्रोड्यूसर? अब ये प्रोड्यूसर कौन होता है? अ प्रोड्यूसर इज़ द वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। एक प्रोड्यूसर एक ऐसा आदमी है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, शार्क टैंक सब देखते होगे, देखा तो होना, कुछ ना कुछ एपिसोड देखे होगे। अमन गुप्ता, बोट के फाउंडर, ही इज़ अ प्रोड्यूसर। वो क्या करते हैं? वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। वो बोट के ईयरफोन्स, हेडफोन्स है, उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। शादी.com, अनुपम मित्तल, सेम शार्क टैंक, वो भी क्या करते हैं? वो एक सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। सर्विस कौन सी? शादी.com की एक सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो। ठीक है, ओके। हु इज़ अ प्रोड्यूसर? अब हो गया जनरेशन ऑफ द इनकम। हाँ, और वही बात, अमन गुप्ता क्यों एक से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है? क्या मिल रहा है अमन गुप्ता को ये गुड्स प्रोड्यूस करके? क्यों घर पे आराम से सोते क्यों नहीं? क्योंकि उनको पैसे कमाने, जनरेशन ऑफ इनकम। ओके, व्हाट इज प्रोडक्शन? अब वही बात है, प्रोडक्शन क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल थिंग्स। ठीक है,
प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? आपके पास लोहा पड़ा है झारखंड में, उस लोहे से गाड़ी बनानी है, जो ये पूरा बीच का प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। ये बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ने कभी टीचर का कुछ सुना भी नहीं है तो मैं अच्छे से मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको सब कुछ आ जाएगा आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ व्हाट इज सेविंग? इट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम, इट इज एक्चुअली एन एब्सिस्टेंस, व्हाट इज दिस, एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन। मैं से सीधी सी सिंपल सी भाषा में एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप मान लो 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये में से आपने 60 रुपीज़ है जो आपका खर्चा चलेगा जिसमें, ठीक है, जिसमें आपने जो सब कुछ करना था कर दिया। वैसे बोलोगे सर 100 रुपये क्या इनकम होती है, बट एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से 60 रुपीज़ आपने अपने खर्चे में निकाल दिया, और जो बच्चे 40 रुपये अब आप सोचते हो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। जो 100 रुपये इनकम थी उनमें से 60 तो कंजम्पशन में चले गया, अपने खर्च लिए अपने ऊपर। अब जो बचा हुआ है इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, इनकम का ऐसा पार्ट जो कंज्यूम नहीं किया गया है, दैट इज सेविंग्स। बस वही ये फर्स्ट डेफिनेशन बताती है। What is investment? It is expenditure by the producer on the purchase of such assets which help in generation of income. अभी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक प्रोड्यूसर करता है टू परचेज सर्टन एसेट्स, ताकि वो फ्यूचर में से प्रॉफिट दे। क्या बात की मैंने? एक यू कैन से फैक्ट्री ओनर है, एक फैक्ट्री ओनर ने एक मशीन खरीदी, उस वो मशीन खरीदी, और उस मशीन में जो मशीन खरीदने के लिए जो पैसा लगाया, दैट पैसा, और यू कैन से दैट प्रोसेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक फैक्ट्री वाला ने एक मशीन खरीदी, उस मशीन क्यों खरीदी उसने? ताकि वो उस फैक्ट्री में का जो प्रोडक्शन है और बढ़ा सके, ठीक है। 10 चपले बनाता था 20 चपले बना सके, ठीक है। 1000 चिप्स के पैकेट बना रहा था तो 1 लाख चिप्स के पैकेट बना सके, इसलिए उसने एक मशीन खरीदी। कि जो ये प्रोसेस है इस मशीन को खरीदने का, ये जो इस जगह पे पैसा लगाया गया है, इस पैसे को कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट किया उसने। क्यों? इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न्स देती है, ठीक है। ओके, मतलब इट मे वेरी, बट चलो आपके लेवल के लिए इतना सही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको रिटर्न्स देती है। वो मशीन जो खरीदी है वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है। एसेट का क्या मतलब? एक ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देती है। लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में नुकसान देती है, ओके। व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज़ एन एक्टिविटी विच रिलेट्स टू द यूज ऑफ द स्कार्स मीन्स। इस डेफिनेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप उसे रेफर करें, उसे देखें, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? हो गया ये, ठीक है। मैं आपको अच्छे से उस वीडियो में अच्छे से कर लूँगा कवर वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से दे रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सा सामान है, मतलब पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इज एन एक्टिविटी विच रिलेट्स टू द यूज़ ऑफ द स्कार्स मीन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है जिसमें यू कैन से स्कार्स मीन्स को यूज़ किया जाता है। बस इतना बेसिक रख लो, बट एक अच्छा कंसेप्ट इसमें है, उसको आप याद रख लो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, दैट आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंटल रीजंस। ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से की जाती है, ठीक है। जैसे कि आपके घर, आप अपने नानी के घर गए, आपके नानी ने आपको 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया। नाउ वॉज इट दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, दैट वॉज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। नानी ने इसलिए दिया कि चलो भाई मेरा पोता सॉर्ट ऑफ को, चल भाई तू खा लियो, चिप्स खा लियो, जो खा लियो, ये वो सो अपना शौक पूरा कर लियो, इसलिए नानी ने आपको पैसा दिया। दिस पैसा इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि, मतलब बहुत ही सिंपल बेसिस में कहूँ मैं, क्या कैसे चलता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप कुछ सामान पहले दे रहे हो, उसके बदले आपको वो पैसे दे रहा है, मतलब समझ रहे हो, एक एक्सचेंज, ठीक है। मनी दे रहे हो, मनी के यू कैन से रिटर्न में आपको कोई कमोडिटी मिल रही है, दैट दिस इज इकोनॉमिक्स। ये कमोडिटी मिल रही है, सर्विस मिल रही है, ठीक है। दिस इज बेसिक यू कैन से हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? नानी ने आपको पैसा दे दिया, आपने नानी को क्या दिया? कुछ नहीं, बस बोले थैंक यू नानी, क्यों दिया आपने, दिस एंड दैट, ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस? परफॉर्म आउट ऑफ लव। देखो क्यों यू कैन से ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती भी क्यों है, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, लव की वजह से। भाई नानी को पसंद था भाई, तो दे दिया भाई, बेचारा बच्चा मज़े करेगा। सिंपैथी, कि भाई देखो मान लो आपको इन केस मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई गरीब दिख गया भाई जिसके हाथ पैर नहीं है, तो आप सोचोगे चलो यार इसको दे देता हूँ मैं पैसा, कि खा लेगा खाना, ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस? पेट्रियाटिक, पेट्रियाटिक होगा, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। मेरी हैंड राइटिंग बहुत खतरनाक है, सो डोंट ट्राई टू रीड इट। सो इतना ही था इसमें, मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट स्कार्सिटी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो नहीं ये नहीं है, बस एक यहाँ पे है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अभी व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देखो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? अगैन मैं कह रहा हूँ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो, बट एक बार डेफिनेशन अगर इसमें भी दिया तो थोड़ी बहुत मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? पहली बात, हमारी जो वांट्स है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट हमारी वांट्स है, इच्छाएं हमारी खत्म ही नहीं होगी कभी, ठीक है। और जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, जो हमारे जेब में पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। रिसोर्सेज स्कार्स है, ठीक है। और जो हमारे जेब में पैसा है उसके बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। कहने का मतलब, आप 10 रुपये के नोट से क्या खरीद सकते हो? आप उससे चिप्स भी खरीद सकते हो, चॉकलेट भी खरीद सकते हो, क्या खरीदना है। और चलो आपको और आपकी दुविधा बढ़ा देता हूँ,
कल आपका एग्ज़ाम है, 10 रुपये का नोट आपके पास है, आप इसके च्युइंगम्स खरीद सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत मन कर रहा है खाने का। आप उससे आप उससे चिप्स खरीद सकते हो, आप उससे चॉकलेट खरीद सकते हो, आप उससे 10 की फ्रूटी खरीद सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, आप तो ऐसे बैठ जाओगे अब मैं कैसे पैसे खर्च करूँ, पेन खरीदूँ, पेन भी खरीद सकते हो आप क्योंकि कल एग्जाम है। बट आपके ऊपर है वो, दिस इज़ इकोनॉमिक्स, दिस इज़ प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यही है। अब यही लेवल, ये प्रॉब्लम्स का लेवल मैंने बहुत इंडिविजुअल और आपके बच्चों के लेवल का बताया। बट अगर आप कंट्री की इकोनॉमी की बात करोगे वहाँ पे भी यही दिक्कतें होती है। पैसा है, पैसा किस जगह लगाए, ठीक है। अब सरकार है, सरकार के पास पैसा है, सरकार उसका पैसे को एजुकेशन की तरफ लगाए कि लोगों में फ्री में राशन बांटे, कहाँ लगाए, तो यही तो दिक्कत है, यही तो इकोनॉमिक्स है, यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ओके, सो डेफिनेशन अगैन उस चैप्टर में अच्छे से उस बुक के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बता दूंगा। 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसके 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स है बेसिक, अगर कॉमन सेंस से भी लगाओगे 3 कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से हैं। फर्स्ट इज अ कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन एक एक्टिविटी है, जो कंजम्पशन एक्टिविटी वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। सेकंड इज प्रोडक्शन, एक अदर दूसरा कंपोनेंट है। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, हियर वी आर स्टडिंग, देखो अब कंजम्पशन क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया था। कंजम्पशन क्यों हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक और बार इसमें के अंडर पढ़ा बता देता हूँ आपको। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज कंज्यूमर्स और बायर्स ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। अब देखो हम एज अ कंजम्पशन यू कैन से एक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस पढ़ते हैं हम। कैसा बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एज अ कंज्यूमर, ठीक है। एक इंसान का बिहेवियर हम एक कंज्यूमर के सेंस से लेते हैं, ठीक है। इंसान को हम कंज्यूमर एज्यूम करते हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से सोचेगा, ठीक है। और डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। अब वो जो कंज्यूमर है उसको बहुत सारे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज है उसे परचेज करनी है, ये सबसे बड़ी उसके लिए दुविधा हो जाएगी। अब इतनी बड़ी दुविधा क्यों होती है, क्योंकि पीपल हैव लिमिटेड मीन्स, लोगों के पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जो उनकी वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। ओके, प्रोडक्शन, okay, production. Producers also have limited means while they have wide range of goods and services to choose from for their firms and factories. अब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है और जो उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ठीक है। इनके पास भी पैसे हैं, इनके पास भी 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये से अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की फैक्ट्री को, मतलब किस चीज़ की मशीन खरीदे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये की कोई मशीन नहीं आती है, ऑफकोर्स यू नो। तो इस 100 रुपये का, चलो 1 लाख ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए की आप कौन सी मशीन खरीदोगे, चप्पल बनाने की मशीन, ठीक है, रबर बैंड्स बनाने की मशीन, या सीमेंट मिक्स करने की मशीन। 3 चीज़ें थी प्रोड्यूसर के पास, वो कौन से खरीद सकता है, 1 लाख रुपए उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो खरीद सकता है, ठीक है। तो यही एक प्रोड्यूस यू कैन से यही एक प्रोड्यूसर के पास भी जो दुविधा आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, वो इस तरीके से आती है, ठीक है। अब वो भी यू कैन से जो प्रोड्यूसर है वो क्या क्या चीज़ें सोच के यू कैन से चीज़ें खरीदेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा प्रोडक्ट जो जिसको बनाने में सबसे कम खर्चा है ताकि उसका मार्जिन बढ़ सके। मतलब एक ऐसी चीज़ वो प्रोड्यूसर भी बनाना चाहेगा जो कि 2 रुपये में बन जाए और 20 रुपये में बिक जाए, ठीक है। मार्जिन कितना, 18 रुपये का रहेगा बीच में। एग्जाम्पल दिया मैंने अगैन, ओके, विच ऑफर्स देम मैक्सिमम रेवेन्यू दोज द प्रोडक्शन। ओके, कुछ एक ऐसी चीज़ भी वो प्रोड्यूस करेगा जिससे उससे मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, ठीक है। अगैन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फार्मर के पर्सपेक्टिव से। आपका खेत है, आप खेत में 2 चीज़ें उगा सकते हो, अनाज गेहूँ, ठीक है, वीट फ्लावर चावल, कहने का मतलब है। यहाँ पे एवोकाडोज उगाओ, कहने का मतलब ये है जो आपका चावल है वो बहुत सस्ते रेट पे बिकेगा, वेरा जो आपका एवोकाडो है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो ये भी तो दिक्कत है, कौन सा उगाना चाहिए, ठीक है। अब एवोकाडो के साथ दिक्कत ये है कि इंडिया के कंज्यूमर्स है, क्या वो खरीदेंगे, क्या वो नहीं खरीदेंगे। राइस का वो पता, चावल तो कोई ना कोई खरीदेगा ही भाई, सब खाते हैं तो ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ द एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। ओके, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ना, हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द, देखो हम ना इकोनॉमिक्स में सिर्फ कंजम्पशन और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, हम ये भी चीज़ देखते हैं कि जो आपकी इनकम है वो किस तरीके से बढ़ती है लोगों के बीच में, और यू कैन से इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके बीच में कैसे इकोनॉमी यू कैन से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, जो आपका पैसा है वो किस तरीके से अलग अलग वर्ग के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिस आदमी के पास लैंड है, जिस आदमी के पास ज़मीन है, उसे क्या मिलता है, उसको उस ज़मीन पर उसको रेंट मिलता है, ठीक है। ओके, जिस जो आदमी अपनी लेबर देता है, ठीक है, मान लो कोई इंजीनियर है जो चलो मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई सिविल इंजीनियर है, ही इज़ अ लेबर, ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज़ अ डिजिटल लेबर, नॉट अ फिजिकल वन। तो वो क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, दिन रात वो मेहनत करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, ये वो, सो उसके बदले में उसे क्या मिलती है, वेज मिलती है, उसे सैलरी मिलती है। ओके, ना मूविंग ऑन द कैपिटल, मान लो जिस आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, मान लो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए 5 करोड़ रखे हुए हैं, ठीक है, बैंक में।
आपके पेरेंट्स ने आपको 5 करोड़ रुपए बैंक में रखे हुए हैं, तो आपके पेरेंट्स को उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 करोड़ पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट इज़ द वे। जिस आदमी के पास पैसा है, सिर्फ पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसे भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसे के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो चीज़। एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें प्रॉफिट मिलता है। ओके, अब आप थोड़ा समझ चुके होंगे मैं क्या कहना हूँ। ओके, ये मैं थोड़ा ज़्यादा आगे चले गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम इंडिविजुअल लेवल की बातें करते हैं, जैसे कि आपके पास 10 रुपये थे, उस 10 रुपये से आपने क्या चिप्स खरीदना है कि चॉकलेट खरीदना है। एक फैमिली है जिसके पास 10,000 रुपये, क्या वो उसका आशीर्वाद का आटा खरीदे कि किसी दूसरी कंपनी का आटा खरीदे या चक्की का आटा खरीदे? ना, दिस इज यू कैन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है, ठीक है। एक वही फैमिली सोच रही है कि इस बार हम क्या करें, ऐसा करते हैं चावल की जगह हम रेड राइस खरीदते हैं क्योंकि रेड राइस ज़्यादा अच्छे होता है। अब ये भी तो दुविधा है कि रेड राइस खरीदें कि वाइट राइस खरीदें। ये जो इकोनॉमिक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। घर के घरेलू दिक्कतें, घरेलू इकोनॉमिक दिक्कतें हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बात करते हो बड़ी बड़ी बात है, आप बात करते हो उसमें 55 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, मतलब सारी करोड़ों में बातें होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बातें होती है कि कंट्री को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, कंट्री के अंदर किस तरीके से इंप्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री के अंदर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो आपको अभी सब कुछ सर के ऊपर जा रहा होगा, बट अगले साल आपको सेंस बनाएगी चीज़ है। बट यही सब चीज़ें होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत कंट्री लेवल की बातें होती है, बड़े लेवल की बातें होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत घरेलू बातें होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स? अब हम थोड़े मेन पार्ट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटिस्टिक्स। इस बुक का नाम क्या है? स्टेटिस्टिक्स। अब स्टेटिस्टिक्स होते क्या है? आपको अगर मैं स्टार्टिंग में कहूँ कि स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट डाटा, आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको ये डेफिनेशन ठीक है। बट आगे मैं ये भी प्रूव करूंगा कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डाटा नहीं होता है। बट सारा स्टैटिस्टिक्स डाटा होता है, बट सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। कितनी कंफ्यूजिंग बात की मैंने, ठीक है। तो आगे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब था। ओके, स्टार्ट सिंपली मीन्स डाटा। अगर आपने ये डेफिनेशन वैसे कहीं लिखना मत, अगर समझने के लिए आपने लिखनी है तो लिख सकते हो, स्टार्ट सिंपली मीन्स डाटा। अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, उसके अंदर आप ये लिख सकते हो स्टार्ट सिंपली मीन्स डाटा, बट एग्जाम में प्लीज इसको मत लिखना। ओके, अब स्टेटिस्टिक्स का क्या डेफिनेशन है जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ना स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन दो तरीके से डिवाइड होती है। जैसे मान लो दिस इज स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। दिस इज स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स की दो डेफिनेशन होगी, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। वन इज प्लूरल सेंस में, वन इज सिंगुलर सेंस में। ये क्या है? स्टेटिस्टिक, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है? स्टेटिस्टिक्स की दो डेफिनेशंस होती है। अभी हम उन दो डेफिनेशंस को अच्छे से अगले यू कैन से अभी इसमें पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब स्टेटिस्टिक्स क्या होती है? सिंपली मींस डाटा। अभी के लिए समझ लो आप स्टेटिस्टिक्स क्या है। बहुत सारी मतलब चीज़ें लिख रखी है कि इतनी फैमिली के इतने बच्चे हैं, इतने लोग उस फैमिली में एम्प्लॉयड है, इतने लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी में, इतने प्राइवेट स्कूल्स में। दिस इज डाटा, ठीक है। दिस इज स्टेटिस्टिक्स। अब थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन मैं आपको बेसिक बता दूँ, अगर याद करनी है कर सकते हो, वरना नो नीड, ठीक है। Statistics means quantitative information or quantification of facts and findings. Statistics का मतलब है quantitative information, ठीक है। एक क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसे स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। क्वांटिटी में बात करते हो जब आप, ठीक है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मेरे को आज बहुत मजा आया तो ये स्टेटिस्टिक्स है। ये कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं हो। आप ये नहीं बता सकते मेरे को तो आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, दिस इज नॉट स्टेटिस्टिक्स। आज मेरे को बहुत मजा आया, दिस इज नॉट एट ऑल स्टेटिस्टिक्स। आप बात करोगे कि मेरे पास 10 पेंसिल्स है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। मेरे पास 5 कार्स है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। मेरी इनकम इतनी है, दैट इज काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, नॉट फुली बट दैट इज काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ओके, अब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और द क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। फैक्ट्स और फाइंडिंग्स को क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बाकी अच्छे से मैं आगे डिटेल में आपको बता देता हूँ व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स। ये आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको करना है कर सकते हो, बट नहीं, बात घूम फिर के हमेशा यही आती है कि यही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो सब कुछ आप इस चैप्टर के एंड में प्रॉपर पॉइंट्स में कर लोगे कवर, तो इसलिए दैट इज ऑफ नो यूज ऑफ कवरिंग द ये ऊपर वाला पैराग्राफ। स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल और सिंगुलर डेफिनेशन मैंने जैसे बताया था, आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी दो डेफिनेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट है प्लूरल डेफिनेशन एंड द अदर इज सिंगुलर डेफिनेशन। सिंगुलर डेफिनेशन थोड़े आगे जाके, बट अभी हम सिंगुलर डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ सिंगुलर डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स। सिंपल, जितनी सारी इंफॉर्मेशन है अगर वो नंबर्स और न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में लिखी हुई है, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अगेन, जितनी सारी इंफॉर्मेशन नंबर्स और न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में लिखी हुई है, दैट इज सिंपली स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है। इट रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये होगा सच एज, अब देखो ये एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बाकी ये इसको स्किप करके आप ये लिख सकते हो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन, और एग्जाम्पल नीचे लिख सकते हो जैसे पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स कंसर्निंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया इस साल, दैट इज नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, पिछले साल कितनी थी, अब कितनी है, पिछले महीने कितनी है, अब कितनी है, पिछले दिन कितनी थी, आज कितनी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, 2 साल पहले कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयड थे, इस साल कितने अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, अगले साल तो क्या, प्रेजेंट में भी जब हम रह रहे हैं उस टाइम कितने लोग एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है, ओके। डेटा विच आर नॉट स्टेटिस्टिक्स, अभी हमने बात की ना कि सारा जो न्यूमेरिका डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल फॉर्म इज नोन एज स्टेटिस्टिक्स। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अब देखो एक डेटा है, अ काउ हैज़ 4 legs, एक गाय की 4 टांगे होती है, इज इट स्टेटिस्टिक्स, क्या ये स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, क्या मेरे राम बोलते हैं कि मेरी जेब में 200 रुपये है, क्या वो स्टेटिस्टिक्स हुआ। अ यंग लेडी वॉज रनिंग ओवर बाय व्हाट इज दिस स्पीडिंग ट्रक एट 100, इसको छोड़ो, इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल। चलो आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास 5 साइकिल्स है, इज इट स्टेटिस्टिक्स, नो इट इज़ नॉट स्टेटिस्टिक्स। अगैन स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इन इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। नाउ दिस इज स्टेटिस्टिक्स, जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो, 2-3 डाटा साथ में ला रहे हो, ठीक है। 26 प्लस जितने भी सारे मेल हैं उनकी हाइट का कंपैरिजन किया जा रहा है नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है। ठीक है, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18%, वट इज दिस 18/1000 टू 8/1000 इन यूएसए। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो देखो सीधी सी बात है, स्टेटिस्टिक्स में कंपेयर किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। फर्स्ट आपने देख लिया जैसे वो 26 प्लस मेल है, उनमें से 6 फुट के कितने, 5 फुट के कितना, कुछ ऐसे ऐसे डेटा था। सेकंड में आप बात करो इंडिया में कितने, यू कैन से बर्थ रेट क्या है एज कम्पेयर टू द अमेरिका वन। ओवर द लास्ट 10 years इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैचेज इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। कहने का मतलब ये है, एक टाइम दे रखा है फैक्टर कि पहले इतने जीते जाते थे, कंपेयर कर रहे हो आप टाइम के हिसाब से कि पहले कितना जीतते थे अब कितना जीतते हैं, एग्जाम्पल एक मैंने दिया, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स इज नॉट सिंपली डेटा, जो मैंने आपको पीछे बात की थी ना, स्टेटिस्टिक्स मीन्स डेटा, मैंने कहा था मैं आगे डिस्प्रूव कर दूंगा, ये बात है। स्टेटिस्टिक्स इज नॉट जस्ट डेटा, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास वही बात है, मेरे पास 5 साइकिल, दिस इज नॉट स्टेटिस्टिक्स, दिस इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन, अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब आप अगर उसे कहोगे कि मेरी एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा, और उनमें से सबसे ज़्यादा साइकिल्स मेरे पास है, या यू कैन से कि मेरे पास 5 साइकिल्स है एज़ कम्पेयर टू राम के पास 2 साइकिल्स है, और जो सोहन है उसके पास एक साइकिल है, तो दिस इज़ द कंपैरिजन, ठीक है। नाउ दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्टेटिस्टिक्स। क्लास 7th के बच्चों के पास कितनों के पास साइकिल्स है और कितनी साइकिल्स है, दैट इज नोन एज स्टेटिस्टिक्स। जब बहुत सारी चीज़ें साथ में आती है दैट इज स्टेटिस्टिक्स, सिर्फ डेटा स्टेटिस्टिक्स नहीं होगा। सिर्फ कहोगे मेरे पास साइकिल है दैट इज नॉट स्टेटिस्टिक्स, मेरे पास बहुत सारी कार्स है दैट इज नॉट स्टेटिस्टिक्स। अब आप कहोगे कि 4 लोग हैं, इनमें से एक के पास इतनी साइकिल्स है, एक के पास इतनी कार है, एक के पास ये है वो है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। साइकिल कार नहीं, एक ही की बात करेंगे, जैसे मान लो सबके बीच की बात करेंगे कितने किसके पास कितनी कार्स है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव मोर। ओके, ऑल स्टैटिस्टिक डेटा, ठीक है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है, जितना सारा स्टैट्स होता है वो सारा डेटा कहलाता है। मैंने जैसे कैसे कहा, क्या कहा मैंने, जितना सारा यू कैन से स्टैट्स है वो सारा डेटा कहलाता है, और जो जितना सारा डेटा है वो स्टैट्स क्यों नहीं होता, वही बात है। डेटा सिर्फ ये भी तो हो सकता है कि भाई मेरी हाइट इतनी है, दैट्स अ डेटा, बट दैट्स नॉट स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है। अब आप कहोगे कि 5 लोग हैं, क्लास 7th के 5 बच्चे हैं, एक की हाइट इतनी है, दूसरी की हाइट इतनी है, तीसरे की इतनी है, चौथे की इतनी है, पांचों की इतनी, दैट इज स्टैट्स। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, कंपेरिजन हो रहा है, दैट इज स्टेटिस्टिक्स, ओके। नाउ डेफिनेशन, स्टैटिक्स से देखो कहने का मतलब ये है कि अगर तो आपने डेफिनेशन वो याद करनी है जो मैंने अभी पीछे बताई, आप वो कर सकते हो। बाकी अगर आपका रट्टाफिकेशन की जो स्किल है वो बहुत अच्छी है तो आप इस डेफिनेशन को इजीली कर सकते हो, एंड दैट विल गिव यू गुड मार्क्स, क्योंकि ये एक आदमी ने डेफिनेशन दे रखी है तो इसकी ज़्यादा वैल्यू कंसिडर की जाएगी रादर देन डेफिनेशन जो मैंने दे रखी है, ठीक है। बट वो भी काम करेगी कि जो जस्ट क्लास 11th स्टूडेंट और आपका बोर्ड ऑफ कोर्स है नहीं, तो आपकी टीचर तो आपको नंबर ईजिली दे ही देगी अगर आप वो डेफिनेशन भी लिखोगे। स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, इट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारा फैक्ट साथ में, न्यूमेरिकल फैक्ट साथ में रखा हुआ है, जो कि हर एक यू कैन से इंक्वायरी डिपार्टमेंट में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी में होता है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी कभी आप किसी क्लरिकल ऑफिस में जाओगे वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टैट्स मिलेगा, और वो जो सारा स्टैट्स होगा वो एक दूसरे से रिलेट किया होगा कि भाई क्लास से 5th में कितने बच्चे हैं, 6th में कितने बच्चे हैं, 7th में कितने बच्चे हैं, उनका कितना कितना वेट है, एक्स वाई जेड चीज़ है, ठीक है।
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स इन द प्लूरल सेंस। ठीक है, अब जो आपकी प्लूरल सेंस है, प्लूरल सेंस में भी हमने न्यूमेरिक व्हाट इज स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल डाटा, जो भी हमने पीछे पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर। अब उसकी क्या क्या फीचर्स है, अब हम उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट फीचर इज दैट इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ठीक है, सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टेटिस्टिक्स। सिंगल नंबर वही बात है कि मैं कहूँगा कि मेरी हाइट इतनी है तो दैट इज नॉट स्टेटिस्टिक्स। मेरे पास इतनी कार है, दैट इज नॉट स्टेटिस्टिक्स। आपको कंपैरिजन के लिए बहुत सारा डाटा चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, एग्रीगेट डाटा चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी लाइन होती थी, नहीं है, चलो ठीक है। कहने का मतलब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट क्या, बहुत सारे फैक्ट साथ में होने चाहिए, दैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अब देखो जितने सारे स्टैट्स है वो न्यूमेरिकली ऑफ कोर्स एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। अब मैं आपको कह दूंगा कि भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है, तो दैट इज नॉट नथिंग भाई, दैट इज नॉट एट ऑल, मतलब आप मेजर ही नहीं कर सकते जिस चीज़ को, आप मैं कैसे उसे कह दूंगा वो स्टैट्स है। ठीक है, हाँ, वो हमेशा क्वांटिटी में होनी चाहिए चीज़। जब मैं बात करूंगा कि मेरे पास इतने घर है, दैट इज स्टैट्स। ठीक है, मतलब दैट इज़ नॉट स्टैट्स, मतलब वो आप कंसिडर कर सकते हो, मेरे पास इतने घर है, मेरे दोस्त के पास इतने घर है, मेरे दूसरे क्लासमेट्स के पास इतने घर है, दैट इज स्टैट्स। ठीक है, मेरे पास इतनी कार्स है, दैट इज, मेरे पास इतनी कार्स है, मेरे दोस्त के पास इतनी है, ये कंपैरिजन हो रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में, एग्रीगेट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज स्टैट्स। नंबर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मेरे दोस्त को कल बहुत दुख हो रहा था, मेरे को उससे ज़्यादा हो रहा था, मेरे तीसरे दोस्त को उससे कम हो रहा था, ये कोई बात नहीं होगी, दिस इज नॉट एट ऑल स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, प्लूरल सेंस में आप इसे नहीं इंक्लूड करेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फॉर्म बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। जो स्टेटिस्टिक्स है वो किसी एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात इतना ही रख लो आप इसको याद। ठीक है, ओके, जैसे मान लो कोई चीज़ का प्राइस राइज होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या पता कोई भूकंप आ गया तो उस टाइम पे खाने के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक एक्सट्रा चीज़ है। यू कैन से टेररिस्ट अटैक हो गया तो खाने की रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पता है कि ख़त्म हो जाएगा राशन। जॉम्बी अपोकलिप्स आ गया, सब लोग राशन करने लग जाएंगे, अपने घर भरने लग जाएंगे, तो वो भी एक अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ओके, रीजनेबल एक्यूरेसी, जितने सारा ये स्टेटिस्टिक्स होता है उसमें कुछ एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी डाटा उठा के ला लो, उसमें एक सफिशिएंट यू कैन से लेवल ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, जो स्टेटिस्टिक्स होगा प्लूरल सेंस में ऑफ कोर्स कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ना कि मेरे पास दो टांगे हैं, राहुल के पास दो हाथ है, टांगों की राहुल की बात ही नहीं कर रहे, राहुल के हाथ पकड़ लिए। दूसरे वाला कि हाँ भाई राम के पास 10 उंगलियां हैं तो मतलब आप ऐसा ऊट पटांग से कंपैरिजन कर रहे हो, या तो फिर ऐसा करो सिर्फ टांगों को कंपेयर करो। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट एग्जाम्पल, ठीक है, सेम चीज़ को कंपेयर करना है। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि मेरे पास इतने कार्स है, मेरे दोस्त के पास इतनी कार्स है, मेरे उस दोस्त की बहन के पास इतनी कार्स है। ठीक है, मेरे किसी कज़न के पास इतनी कार्स है, तो आप सिर्फ कार को कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं साथ में सब कुछ ला लूँगा, मेरे दोस्त के पास के घर में 5 टी सेट है और मेरे पास 5 कार है, और जो मेरा कज़न है उसके पास 5 डाइनिंग टेबल है, तो ये कंपेरिजन करना बहुत ज़्यादा बेकार होगा, क्योंकि आप एक सेम चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, म्यूचुअली कंपेरेबल होनी चाहिए चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कही मैंने। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जब भी कभी आप प्लूरल सेंस में चीज़ों को कंपेयर करोगे तो उसका आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस उठ गया भाई पैर गिन रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। नहीं, कोई सेंस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को करें। ठीक है, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, कई केसेस में क्या होता है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखो कई बार क्या होता है कि आप पूरी कंट्री का डाटा आपने एज्यूम करना है कि हमारी जो पूरी कंट्री है उसमें क्या कंजम्पशन पैटर्न्स है, आपको पता करना है कि जो हमारे, देखो हमारी कंट्री में क्या है, 95 to 90% पॉपुलेशन इज़ नॉट दैट एफ्लुएंट। ठीक है, दैट आर नॉट अल्ट्रा रिच। तो आपको पता है कि इन लोगों की जो बेसिक नीड होगी वो क्या हो सकती है। इन लोगों के लिए आज भी बेसिक नीड होती है खाना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये आपने एज्यूम किया, एस्टिमेट किया बात, किस एक डाटा को देखा हमने कि 95 to 90% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉट दैट एफ्लुएंट, ज़्यादा रिच नहीं है, बट मीडियोकर टाइप पॉपुलेशन है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें एज्यूम कर सकते हो कि मीडिया जो यू कैन से मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए क्या यू कैन से प्रायोरिटीज़ होती है। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई उनको राशन की ज़्यादा यू कैन से प्रायोरिटी होती है, फैशन में थोड़ा वो आ जाते हैं कि अब भाई कपड़े अच्छे अच्छे पहनने हैं, ये वो सो। फिर जो अल्ट्रा लग्जरी, इनका कुछ पता नहीं लगता, ये लोग 10 लाख का जूता भी पहनेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, आपने क्या किया, यू कैन से आपने एस्टिमेट किया, जब आप पूरी कंट्री की बात कर रहे हो आपने एस्टिमेट किया। ठीक है, एक्यूरेसी से आप नहीं बता सकते थे, बट यू हैव एस्टिमेटेड, जैसे मैंने अभी ये किया आपको। ठीक है, अब देखो, चलो एंड में बताता हूँ। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो सारा डाटा है यू कैन से प्लूरल सेंस में, आप जितना डाटा कलेक्ट करो स्टेटिस्टिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, ये सारा आप सिस्टमैटिक फॉर्म में कलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से दूसरा डाटा वहाँ से, एक पर्चा भूल गए, एक जगह पूछ रहे आपके पास टांगे कितनी है, एक जगह पूछ रहे आपके पास कितने मोबाइल्स है, एक जगह पूछ रहे कितना कार्स है आपके पास। दिस इज दैट मेक्स नो सेंस। आपको यू कैन से एक यूनिफॉर्मिटी में और यू कैन से एक सेंस के साथ चीज़ें पूछनी पड़ेगी और डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना सिस्टमैटिक मैनर।
ओके। और प्लान बनाना पड़ेगा भाई क्या कलेक्ट करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे कहने का क्या मतलब था, एक मैं डिस्क्लेमर आपको देने वाला था, मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। मैंने जितने एग्जांपल्स यूज़ किए वो आपको सिर्फ समझाने के लिए किए, तो ऐसा मत सोचना कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ ये वो सो एक्स वाई जेड, नो। जस्ट इसलिए ताकि आपको मैं अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकूँ। अच्छे भी मेरे सेंस में, अच्छा आपके सेंस में क्या पता ना हो, काइंडली यू कैन से माफ़ कर दीजिए उसके लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टेटिस्टिक्स। अब मैंने कहा था स्टेटिस्टिक्स दो डेफिनेशन है, एक प्लूरल सेंस की थी, एक सिंगुलर फॉर्म की थी। अब हम सिंगुलर फॉर्म वाली डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। इट रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स रिलेटेड टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दो वर्ड याद करने हैं इस पूरी डेफिनेशन में, ठीक है। इट इज टेक्निक और मेथड, ठीक है। टेक्निक और मेथड ऑफ collecting, organizing, presenting, analysis of data and interpretation of data। ये चार वेट चार नहीं पांच चीज़ें हैं ये, बस इतना याद रखना है। व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स मीन्स, statistics refers to technique and method of collecting data, organizing data, presenting data, analyzing data and interpretation of डेटा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। इसको मैं कोपाई के नाम से याद रखता था, COPAI, कोपाई। तो मतलब बोल बोल के आपको याद हो जाएगा कि दिस इज कोपाई, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म की जो डेफिनेशन है दैट इज रियली रियली सिंपल। इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड रिलेटेड टू टेक्निक और मेथड रिलेटेड टू कंजम्पशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये वो सब हो गया। स्टेटिस्टिक टूल्स, अब जो ये सब कुछ डाटा आपने कलेक्ट किया है, ये किस मतलब इनसे क्या प्रोसीजर रहा है, ये डाटा आपको कैसे मिला है, ठीक है। टूल्स, क्या क्या टूल्स यूज़ किया आपने ताकि आप डाटा कलेक्ट कर सको, क्या क्या टूल्स आपने यूज़ किए ताकि जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइज डाटा को अच्छे से कर सको, प्रेजेंट अच्छे से डाटा को कर सको। तो टूल्स कौन से थे, जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज में आपका कलेक्शन ऑफ डाटा था। आपने कलेक्शन ऑफ डाटा किस फॉर्म में किया, किस तरीके से आपने डाटा को कलेक्ट किया। सेंसस एंड सैम्पल टेक्निक, एक सैम्पल टेक्निक, सैम्पल, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे सेंसस वगैरह क्या होता है, बट इतना याद रख लो क्या टूल था फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने के लिए, दैट वाज सेंसस एंड ऑल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आपने सेकंड स्टेज पे आपने ऑर्गेनाइज किया था डाटा, वो किस तरीके से किया था, कौन से टूल्स को यूज़ किया था, एरे डाटा, टेलीबास, मतलब जो एरे ऑफ डाटा होता है, टेलीबास वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे, उसको यूज़ किया आपने, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया, क्या क्या फॉर्मेट्स थे, ठीक है। टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स को यूज़ किया, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डाटा, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस इफ देयर आर एनी, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा को आपने किस तरीके से एनालाइज किया, परसेंटेज की फॉर्म में एवरेज निकाला, कोरिलेट किया डाटा को एक दूसरे के साथ, बहुत सारी तरीक़ों से आपने डाटा को एनालाइज किया। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द परसेंटेज, एवरेज, मतलब कैसे किस तरीके से आपने डाटा को इंटरप्रेट किया, ये उसके टूल्स लगा के लिख रखे हैं। बाकी स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, दिस इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। हमने अभी डेफिनेशन कवर कर दी, फर्स्ट हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कवर किए फर्स्ट टॉपिक में, सेकंड में हमने डेफिनेशन की प्लूरल एंड सिंगुलर वन। अब हम स्कोप के बारे में पढ़ने वाले, क्या स्कोप है आपके स्टेटिस्टिक्स का, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स क्या है, नेचर उसका, ठीक है। फर्स्ट इज साइंस एंड आर्ट। जो स्टेटिस्टिक्स है उसका नेचर दो तरीके का है, या तो फिर वो साइंस है, या तो फिर वो आर्ट है, या तो फिर वो दोनों है, ठीक है। अब बात करेंगे हम साइंस कैसे है स्टेटिस्टिक्स, बिकॉज वी स्टडी न्यूमेरिकल डाटा इन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर। क्योंकि स्टेटिस्टिक्स में हम जितना सारा डाटा है वो बड़े साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं कि अच्छा ये इतना था, वो इतना था, ये वो, सो बहुत साइंटिफिक मैनर में हम डाटा को अरेंज करते हैं और उस मैनर में हम उसको पढ़ते हैं डाटा को। अब मैं कहूँगा जो स्टेटिस्टिक्स है वो आर्ट किस प्रोस्पेक्टिव से है, ठीक है। आर्ट रिलेट्स टू स्टेटिस्टिकल क्वांटिफ व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब स्टेटिस्टिक्स के थ्रू आपके पास डाटा है, ठीक है। अब उसको आप रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करोगे, कितने लोग गरीब है, क्या लोग जो से हमारी कंट्री में गरीब नहीं है उनको भी, क्या वो भी एक्चुअल में गरीब है, कहने का मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज है क्या वो एक्चुअली मिडिल क्लास है, क्या वो जस्ट बॉर्डर लाइन से थोड़े ऊपर है, कहने का मतलब जो पॉवर्टी की लाइन थी, पॉवर्टी और से जो लोअर मिडिल क्लास की जो लाइन थी, लोअर मिडिल भी नहीं कहूँगा मैं, जो अपर लोअर क्लास की लिमिट थी, चलो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपके लिए, मैं कैसे समझाऊँ आपको सिंपल लैंग्वेज में, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास डाटा है, डाटा में सब कुछ दिखाया गया कि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है। नाउ द थिंग इज, क्या वो 70 के 70 लोग सही में एम्प्लॉयड है, क्या कहीं ऐसे तो नहीं है सिर्फ बिजनेस में बैठे हुए काम कुछ कर नहीं रहे, ये भी तो एक दिक्कत है। आप रियल लाइफ के साथ किन से कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अगेन आपको पता है कि हमारी कंट्री की जिनसे से हमारी कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। अगर इनकम बढ़ेगी, जो लोगों का इंटरेस्ट है टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट वो भी बढ़ेगा। आज तक लोगों के पास इनकम ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था, लोग क्या सोचते थे, हमेशा ये सोचते थे कैसे कमाएं, कैसे पेट का गुजारा हो, कैसे अगले रात के खाने का जुगाड़ कर पाए। बट आज के टाइम पे क्या लोगों के पास खाने की कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग थोड़ा लग्जरी की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज यू कैन से रिलेटिंग स्टेटिस्टिक्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स के अंदर कौन सा सब्जेक्ट मैटर आता है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं।
दो प्राइमरी चीज़ें हैं जो हम यू कैन से सब्जेक्ट मैटर्स में के अंडर हम दो स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच पढ़ेंगे, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। दो कौन से थे? डिस्क्रिप्टिव statistics and inferential statistics. Now what is descriptive statistics? Descriptive statistics के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा की किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकंड, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। थर्डली हम पढ़ेंगे हाउ डाटा इज एनालाइज्ड। सिर्फ इतनी सी आपकी डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की, आप इतना याद कर सकते हो, ठीक है। बस सीधी सी बात है, जो कोपाई था, कोपाई में से CPA है, ओ और आई को कट कर दो, दैट विल बिकम योर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन। Inferential statistics, अभी inferential statistics क्या है? Inferential statistics refers to all such methods by which conclusions are drawn related to the universal or population on the basis of given example. And term कहने का मतलब यही है। What is inferential statistics? कुछ इस तरीके के methods और कुछ इस तरीके के मेथड जिससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो टुवर्ड्स द, यू कैन से, आपके पास जो भी आपको डाटा होगा उसके उसके रिस्पेक्ट में आप अच्छे से कंक्लूजन निकाल सकते हो, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। अगेन, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटेड टू यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैम्पल। आपके पास कुछ डाटा निकल दिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसा मेथड जिससे आप कुछ ऐसे मेथड्स जिससे आप एक कंक्लूजन पे आओगे, ठीक है, जो निष्कर्ष पे आओगे, एक हिंदी वर्ड है मेरे को याद नहीं, पता नहीं, कुछ ऐसे मेथड जिससे आप एक कंक्लूजन पे आओगे, ठीक है। किस तरीके से उस मेथड को आप कहाँ पे यूज़ करोगे? आपके पास एक डाटा दिया होगा, दैट इज नोन एज द सैम्पल, ठीक है। ये सैम्पल की बात हो रही है, ठीक है। उस सैम्पल के ऊपर आप उस इवन से चीज़ों को यूज उस मेथड को यूज़ करोगे आप और एक कंक्लूजन निकालोगे। दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ओके, अब जब ये वर्ड यूज़ होती है ना, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन, इसका मतलब होता है जितना सारा डाटा है, ठीक है। एक होता नहीं कि हम एक मुहावरा टाइप होता है, दिस इज नथिंग बट अ मुहावरा, ठीक है। यूनिवर्सल पॉपुलेशन, जब भी हम यूनिवर्सल पॉपुलेशन बोलेंगे तो इसका मतलब है पूरी सब कुछ की बात हो रही है, ठीक है। ओके, the concept of universe and population is yet should be noted that the concept of universe has been specific method of statistics. It refers to the aggregate of all the items, कहने का मतलब सब चीज़ों के जब आप इंक्लूड करते हो, that is universe and statistics. Okay, now what is a limitation of statistics? Limitation of statistics, जो statistics है उसकी कुछ limitation भी है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Study of the numerical facts only, जो statistics है वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही पढ़ता है, वो क्वालिटीज वगैरह के बारे में पढ़ता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें स्टेटिस्टिक्स के अंडर ये पता है कि हमारे कंट्री की इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, बट हमें ये नहीं पता कि उनमें से सही में लोग काम कर रहे हैं सुबह जाके, कि वो बस पैसे बैठ जाते हैं ऑफिस में और सैलरी लेते रहते हैं, ठीक है। आर दे एक्चुअली डूइंग देयर वर्क, ठीक है। तो वो आप स्टेटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते। आपको कैसे पता कि आप किस तरीके से मेजर करो कितना लोग कितना काम कर रहे हैं? ये मेजर तो नहीं किया जा सकता ना। आप आवर्स के हिसाब से काम मेजर करोगे। चलो मान लो आवर्स में भी आपको दिख रहा है वो आदमी बैठा हुआ है ऑफिस में, बट उसका ये मतलब नहीं वो काम कर रहा है। क्या पता वो कुछ रील स्क्रॉल कर रहा हो बैठ के, क्या पता वो सिर्फ गाने सुन रहा है, क्या पता वो एक्टिंग कर रहा हो। कहने का मतलब क्वालिटेटिव चीज़ों को ये नहीं रेफर करता है और इनसे केटर करता है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही देखता है, न्यूमेरिकल चीज़ों को ही देखता है ये, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, ये सिर्फ एग्रीगेट को ही स्टडी करता है, इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं करता है ये कैन से स्टडी, ठीक है। ये सिर्फ बात करता है जब आप दो तीन चीज़ों को कंपेयर करोगे तभी ये काम आ सकता है स्टैटिस्टिक्स, वरना इसका कोई काम नहीं है। इंडिविजुअल लेवल की अगर आप बात करो ना, अपनी बात करो, नहीं कोई काम नहीं है उसका। होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, होमोजेनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब मैं कार्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ तो वो सिर्फ कार्स का ही कंपैरिजन होना चाहिए, बीच में डाइनिंग टेबल और केटल का सेट, टी सेट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, मोस्ट स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखो, बहुत ही, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँगा, अगर आप बहुत ऊपर से बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो स्टेटिस्टिकल की चीज़ है वो एवरेज ही ठीक होते हैं। ये मतलब हर एक आदमी के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर कहा जाए कि इंडिया की 90% पॉपुलेशन खुश है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी खुश हो। समझे मेरी बात? अगेन मैं कहता हूँ, अगर हमें कहा जाता है कि सारी इंडिया की 99% पॉपुलेशन हेल्दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि सही में हेल्दी है भाई। कोई सर्दी जुकाम हो गया, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। ये एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। ऑल ओवर से अगर देखा जाए ऊपर से सब ठीक है, बट डिटेल में जाओगे तो आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे जिनको बेचारे बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशंस में एंड ऑल, ठीक है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव टू बी रॉन्ग। देखो, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव टू बी रॉन्ग। जब भी कभी आपके पास रेफरेंस नहीं है, ठीक है, आप मान लो जो आपने डाटा कलेक्ट किया कि लोग खुश है नहीं है, आपने वो डाटा एक कलेक्ट किया कहाँ पे, एक अफ्रीका का डाटा कलेक्ट किया, एक डाटा आपने नॉर्वे का डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक डाटा बोलता है कि अफ्रीका के 99% लोग खुश हैं, और एक डाटा कहता है कि नॉर्वे के ज़्यादा, नॉर्वे मीन चलो ब्रिटेन के लेंगे, अब दूसरा डाटा कहता है ब्रिटेन के 60% लोग खुश हैं। अब दोनों के जो रीजन है खुश होने के वो अलग है। अफ्रीका के लोग इसलिए खुश है कि भाई पीने को पानी मिल गया, खाने को खाना राशन मिल गया,
ब्रिटेन के लोग इसलिए दुखी है कि भाई उनको चॉकलेट की अच्छी वैरायटी नहीं मिल रही। अलग अलग दिक्कत है ना। सिर्फ आप खुशी को मेजर कर रहे हो, आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हो, बट एक रेफरेंस था उसको तो भूल गए। अफ्रीका और ब्रिटेन का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, जो कि कंपेयर कभी हो ही नहीं सकता। एक की प्रॉब्लम्स कुछ और ही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग है, दूसरे की बिल्कुल अलग है। ओके। ओके, आई थिंक अब ऑलमोस्ट हम एंड पे ही है चैप्टर के। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी नहीं, जल्दी हो गया थोड़ा। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जो स्टेटिस्टिकल डाटा है वो सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने बहुत कम्प्लेक्स सी स्टेटिस्टिक्स रख देंगे, आप बोले क्या लिखा है, ये नहीं आ रहा समझ। बट जो जिस बंदे ने पढ़ रखा है स्टेटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट, वो समझ पाएगा डाटा को, ठीक है। प्रोन टू मिसयूज़, जो डाटा है उसका मिसयूज़ भी तो हो सकता है। जब आपको पता लग जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटाज है, अगर आपको पता लग जाएगा हमारी मिलिट्री में कितने 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 एयरक्राफ्ट्स है, कितना ये है, कितना वो है, कितना बारूद हमारे पास है, कितने ओरिजिनली हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, अगर वो डाटा चाइना के पास पहुंच गया तो उसका कितना गलत यूज़ कर सकता है। ओके। वही, इट लैक्स मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा। यू से कैसे बताया मैंने आपको, वाइट लेवल की बात है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा है आपने। बट जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और ऑन एन एवरेज चीज़ें सही होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट चीज़ें कुछ नहीं होता है, देयर इज नो एब्सोल्यूट। ओके। व्हाट स्टेटिस्टिक्स डज फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट सी। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, लिमिटेशन हमने स्टेटिस्टिक्स की पढ़ ली थी, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस और फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम फंक्शन जानेंगे, क्या स्टेटिस्टिक्स के क्या क्या फंक्शन है। ओके, आई थिंक ये एक ही टॉपिक है ना ये। लेट मी जस्ट गो, हाँ ये एक ही टॉपिक है। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज इफ देयर आर एनी। ओके। व्हाट स्टेटिस्टिक्स डज, स्टेटिस्टिक्स से कुछ फंक्शंस है और इंपॉर्टेंस है, अब हम वो जानेंगे। दोनों का आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। कहीं पे अगर फंक्शन पूछे हो तब आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर कहीं पे इंपॉर्टेंस लिखे हो वहाँ पे भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चीज़ों को आप क्वांटिटेटिव तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। कुछ आपने एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपने लिखना है कि रूरल एरियाज़ में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज़ में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। ये एक फंक्शन है, आप लिख सकते हो, आपको ये अलाउ करता है स्टेटिस्टिक्स। और आप फर्दर इस डाटा को यूज़ कर सकते हो फॉर फर्दर यू कैन से पॉलिसी फॉर्मेशन एंड ऑल। आगे हम पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है, ठीक है। इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, कंपेरिजन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटिस्टिक्स। इंटर सेक्टोरल मतलब जैसे मैंने वही बात है, मैंने रूरल और अभी अर्बन एरिया की बात की। रूरल एरिया के कितने परसेंट बच्चे स्कूल जाते हैं, अर्बन एरिया के कितने परसेंट बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट इज नथिंग बट इंटर सेक्टोरल कंपेरिजन। ठीक है, सेक्टर्स के बीच में कंपेयर किया आपने। इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन का क्या मतलब है, ठीक है, कि आज के टाइम पे इंडिया की क्या क्या जीडीपी है, 10 साल पहले इंडिया की क्या जीडीपी थी, 20 साल पहले इंडिया की क्या जीडीपी थी। दिस इज नोन एज टेम्पोरल कंपेरिजन। कंपेयर कर रहे हो आप डाटा, वो कौन अलाउ करता है आपको, स्टेटिस्टिक्स अलाउ करता है, ठीक है। वर्क आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट। देखो स्टेटिस्टिक्स आपके पास है, इससे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हो। मान लो कैसे कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे मान लो अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। जब जैसे जैसे लोग ज़्यादा कमाएंगे तो वैसे वैसे लोगों का जो कंजम्पशन है वो खाएंगे भी ज़्यादा, कंजम्पशन वैसे वैसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मोड्स मॉडल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। अब देखो ऐसे जैसे जब मान लो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे स्टैटिस्टिक में जिन लोगों ने डिग्री की है, ठीक है, पीएचडीज़ की है, अगर उन लोगों के पास डाटा आ जाए, उस डाटा से वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक थ्योरीज बना सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक थ्योरीज हमारे पास प्राइस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड की थ्योरी है, ठीक है, दैट दे आर इनवर्सली रिलेटेड। जैसे कि प्राइस बढ़ जाएगा किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड घट जाएगी, क्यों, महंगा है तो नहीं खरीदेंगे लोग। अब मान लो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ प्राइस कम हो जाएगा तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे उस सामान को ना। ये कैसे ये थ्योरी निकली है, ये भी तो एक थ्योरी है, ठीक है, दैट कि जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे ही डिमांड कम हो जाती है किसी चीज़ की। दिस इज़ अ थ्योरी। ये थ्योरी कैसे हमें पता लगे, जब हमारे पास स्टैट्स था, जब हमने चीज़ों को बार बार कंपेयर किया, एनालाइज किया, तब एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके हमारे पास ये थ्योरी बाहर आई है, ठीक है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ठीक है, आपने ट्रेडर्स वगैरह को देखा होगा, जो होते नहीं है लगे हुए बैठे तो कंप्यूटर के सामने पैसे छाप रहे होते हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेंड्स देखते हैं, ठीक है, कैसे ट्रेंड्स देखते हैं, जब उनके पास स्टेटिस्टिकल डाटा होता है उसका कंपैरिजन करते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रिटर्न्स इतने, पिछली अभी तक रिसेशन चल रहा था, स्टेट्स में देख रहे हो कि सारी कंपनीज लॉस में लॉस में लॉस में, रिसेशन चला है, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि हाँ इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है शेयर्स खरीदने का, फर्दर जब यू कैन से बूम आएगा तब मैं सारे शेयर्स बेच दूंगा। ओके। ओके डन। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। हाउ डज द फाइनेंस, देखो अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उसके पास सारा डाटा होगा कि कितने लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, कितने लोगों को टैक्स में रिबेट चाहिए, कितने लोगों को जीएसटी से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है,
ये सारा जो डेटा जब हमारे यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स के पास, मिनिस्टर्स के पास जाएगा, तब लोग जाके वो लोग भी कुछ डिसीजंस लेंगे। जब हमारे मिनिस्टर्स को पता है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो ये चीज़ें प्रमोट करेंगे कि लोग वो इन्वेस्ट करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो यू कैन से, जो मैं आपको आगे डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल और क्लास 12 का कंसेप्ट है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, what is economic equilibrium? It is the state of balance for the producer or the consumer। कहने का मतलब है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, बट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि जितना सारा प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उतना ही कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लो आपकी जो फैक्ट्री ने बोला कि मैं 10 चप्पलें बनाऊंगा, ठीक है, और जितने सारे कंज्यूमर है उसने बोला कि मुझे भी 10 चप्पलें ही खरीदनी है, दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। प्रोड्यूसर का लॉस में, क्या प्रोड्यूसर लॉस में कैसे जाता है, अगर उसके पास स्टॉक कलेक्ट हो जाता है, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। और कंज्यूमर लॉस में कब जाता, मान लो 10 की जगह 9 ही चप्पलें बनती, तब वो कंज्यूमर नुकसान में था, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में मैंने वो भी बता दिया। अब ये जो ये डेटा है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का, वो भी आपको तभी पता लग पाएगा जब आपके पास स्टैट्स होंगे, ठीक है। ओके, हो गया, दिस इज इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंड, बाय बाय।